मधु वो क्राइम फ्री भारत की सब देख लेना यूट्यूब का हैंडल। हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। मैं यूट्यूब भी खोल लूँ लैपटॉप से, तो उसमें बस रिफ्रेश हो रहा है, चालू हो गया है लगभग। ओके। और उसके क्वेश्चन मैं आपको भेजते जाऊंगा ना। थैंक यू सर। पारस will take care of the questions on the YouTube comments. Okay. थैंक यू सर। तब तक चला ड्रिंक वाटर। स्टार्ट हो गया आपका यूट्यूब पे? नहीं सही है। ओके। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। हमारे साथ डीजीपी पुलिस सुधार मध्य प्रदेश शासन श्री मैथिली शरण गुप्ता जी हैं एवं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत संगठन से भी हैं। श्री गुप्ता जी ने अपनी बहुत सारी सेवाएं एज ए भारतीय पुलिस सेवा ऑफिसर देश के लिए दी हैं और सदैव देते आ रहे हैं। आज ये जो हमारा टॉपिक है क्राइम फ्री भारत पे एवं भारत यूथ फोरम के साथ मिलकर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे और उसके असर पर उस पर साहब ने आज हम लोगों को बहुत अपने अनमोल समय से मौका दिया है सभी के लिए बोलने का। और साहब को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सर को सबसे पहले तो गांधी जयंती बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब मैं आपको माइक के हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर। नाउ यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज का दिन दो महान व्यक्तियों का, तीसरे का नाम कहा जाए, दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन है, माननीय शास्त्री जी और महात्मा गांधी। जनरली शास्त्री जी का जन्मदिन लगभग भूल जाते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष में होता रहा है और वो एक ऐसे प्राणी रहे, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने आप को पूरे देश से कनेक्ट किया। उनकी एक आवाज में, जबकि हमारे पास पर्याप्त अन्न नहीं हुआ करता था, और जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो पूरा भारत उससे जुड़ गया और लोगों ने जो है उपवास करना चाहते थे। उपवास करने से जहाँ ये एक और अन्न की समस्या जो है काफी हद तक दूर हुई, वहीं पे स्वास्थ्य भी इम्प्रूव हुआ। ऐसे विजनरी थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी जी के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में सभी लोग ढंग से जानते हैं और जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के बारे में कहा, और उससे ज्यादा जो है कहना चाहिए कि जो समर्थता के साथ जो है जो आंदोलन करने का उन्होंने शुरुआत किया, मेरे ख्याल से उस बात की अब पुनः आवश्यकता है। अंग्रेजों ने यहाँ पे स्टूडियो कंपनी के नाम पे यहाँ पहुंचे हुए थे। सामान्यतः वो व्यापार करने आए हुए थे और उन्होंने यहाँ के अंतर्द्वंद और उसको जो ना देखते हुए उसका लाभ उठाते हुए एक के राज्यों को अपने आप में जो है जोड़ने की कोशिश किया। उसमें झांसी का एक राज्य था जहाँ की मर्दानी झांसी की रानी ने कहा कि मैं झांसी की रानी झांसी नहीं हूँ। इसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी भी बनी है, आप सब लोगों ने देखा है। यहाँ जो है कैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ और कैसे हुआ उस कहने का जो है आशय बिल्कुल नहीं है। आज की जो पुलिस व्यवस्था है, जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो है अंग्रेजों और कहना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर हुआ, तब जो है पुलिस का सूत्रपात हुआ और पुलिस जो है 1861 एक्ट के तहत लाई गई है। और यदि जैसा आपको याद है कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके जो है बैकग्राउंड में उसमें सत्ता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हुई और उस समय ये बनाया गया। उस समय जो है ये कहना चाहिए कि पुलिस एक्ट बनाया गया 1861 का। और 1861 का जो एक्ट बनाया गया उसमें जो अंग्रेजी सरकार थी
उसकी प्राथमिकता थी कि एक लो कॉस्ट एपरेटस तैयार करे जो उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाए। उसका कहीं पे ये नियत नहीं थी कि आपको एक अच्छा प्रशासन दे। तो आपको अच्छा प्रशासन देना जब नियत ही नहीं है, निमेश यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। तो चूंकि आपकी ये नियत ही नहीं थी, चूंकि जो है सरकार की ये नियत ही नहीं थी कि एक अच्छा सा शासन दिया जाए, लिहाजा वो शासन अच्छा देने का कारण ही नहीं था। उनका काम था कि हम कैसे कम फोर्स से एक, कहना चाहिए कि हम एक जुडिशियल सिस्टम लाए हैं और वो बड़ा अच्छा है, एक फसाड ऐसा बनाना उसकी मकसद था। और हम बड़ा एक असंतोष का कारण है कि अभी भी हम उसी 1861 पुलिस एक्ट से गवर्न हो रहे हैं। इसके बारे में आपको ज्ञात है कि मॉडल पुलिस एक्ट भी बना है। ये भी जो है एक बड़ी विडंबना का विषय है कि वो बाकायदा जो है रिकमेंड किया गया, लेकिन सरकारों ने उसे अभी भी जो है नए पुलिस एक्ट का गठन नहीं किया, नए पुलिस एक्ट को जो है इनेक्ट नहीं किया। ये बहुत ही विडंबना का विषय है। अब हम आते हैं कि क्यों नहीं किया। संभवतः पुराना सिस्टम वर्तमान जो है ना मठाधीशों को ज्यादा पसंद आ रहा है, वर्तमान सत्ता को लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। वो जिस तरीके से अंग्रेजों के समय में पुलिस का जो है दुरुपयोग करके और उन्होंने अपना साम्राज्य को बनाया, मेरे ख्याल से वर्तमान साम्राज्य को वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा रास आ रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि हम 1861 का पुलिस एक्ट आज भी जो है लागू नहीं कर पाए हैं। मॉडल पुलिस एक्ट बना के दिया गया है। अब क्या विडंबना है, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो कि नए पुलिस एक्ट को नहीं आने दे रही? क्या वो जनहित में है? और यदि वो जनहित में नहीं है तो क्या इस समय नहीं आ गया है कि अब बैठी हुई सरकारों को ललकारा जाए और यदि जो है वो इस पुलिस एक्ट को नहीं लाती हैं तो उन्हें सत्ता से बर्खास्त किया जाए, सत्ता से उन्हें च्युत किया जाए? क्योंकि सरकार जो है वो जनता के लिए है। कोई भी सरकार जनता से ऊपर नहीं हो सकती है। वो जनता की सेवक है, जनता की उसे सेवा करना चाहिए। लिहाजा 1861 के पुलिस एक्ट को आज संचालित करने का कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ तो मैं कुछ कहानी कह सकता हूँ। जब मैं एसपी रैंक में रहा हूँ और मैं आईपीएस एसोसिएशन का सदस्य था, तो उस समय मिस्टर गुप्त जो है ही वाज होम मिनिस्टर, और उन्होंने सभी चीफ मिनिस्टर्स को एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि देखिए एक समय आ गया है कि जब जो है हम अपने राजनीतिक जो संकुचित सोच है उससे ऊपर उठ के हम एक अच्छे से पुलिस एक्ट को लाएं, हम अपनी पुलिस को बदलें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जो है सुधारों को थोप दिया जाएगा। उस चिट्ठी के साथ जो है पुलिस एसोसिएशन जो है माननीय मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिला और उनसे कहा कि साहब देखिए ये होम मिनिस्टर की, केंद्रीय गृह मंत्री की चिट्ठी आई हुई है और उन्होंने ये अपेक्षा की है कि हम पुलिस को सुधारें, और एक समय है कि आप जो है, आप तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आप स्वयं इंजीनियर हैं, आप जो है आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक अच्छी सी व्यवस्था लाएं। उन्होंने एक 2 लाइन में वो मीटिंग खत्म हो गई। उन्होंने कहा अरे तो क्या हम एसपी का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे? कब तक राजनीतिक सोच जो है इस बात से जुड़ी रहेगी? कब तक जो है हम उपयोग और दुरुपयोग की बात करेंगे? हम जनता के हित की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता का हित कब आएगा? क्या इसके लिए फिर से जो है ना एक क्रांति करना होगा? क्या फिर से जो है ना सरकार के खिलाफ पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा? क्या पब्लिक को अपने ही द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये दुष्टता से बाज आएंगे? या एक अच्छी व्यवस्था खुद सोच के, खुद जागृत होके ये लेके आएंगे? या अंग्रेजों के जमाने के 1861 से ही ये पुलिस जो है ना पुलिस को चलाना चाहेंगे क्योंकि वो इनको सूट कर रहा है? एक राजनीतिक व्यक्तित्व को जनता का हित सर्वोपरि क्यों नहीं होना चाहिए?
कब तक आप जो है ना खिलवाड़ करेंगे? आप क्यों खिलवाड़ करेंगे? आप जो है एक जनता के हित की कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? आप एक जनता को, और देखिए, मैं एक बहुत छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ कि कानून ने जनता को पुलिस वाला बनाया है। ये बहुत जनता के कम लोगों को, ना तो हम जैसे पुलिस अधिकारी ने सेवा में रहते हुए बता पाया है, और ना ही सरकार ने कोशिश की। आप लोग चूंकि लॉ के क्षेत्र को बिलोंग करते हैं नेमुस, तो आप इस बात को जानते हैं कि सीआरपीसी की एक धारा 39 है जो ये कहती Yeah. है, जो ये बात कहती है कि यदि जो है कोई अपराध करने की सोच रख रहा है, अपराध करने का अटेम्प्ट करने का उसका इरादा है, तो भी इसकी सूचना देने के लिए आम जनता बाध्य है, कानूनी रूप से बाध्य है। यदि उसकी आंखों के सामने कोई अपराध घटित होता है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए आम जनता बाध्य है। क्या आम जनता को मालूम है कि सीआरपीसी में एक सेक्शन 43 है जो आम जनता को यदि उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। और पुलिस जो है, यदि जनता के द्वारा गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति पुलिस के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी। मेरे संज्ञान में एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों प्रकरण होंगे कि लोग पकड़ के जो है संज्ञान जो है संज्ञा अपराध करने के वालों को लेके गए होंगे, लेकिन एक भी अपराध में ऐसा नहीं हुआ है कि जनता के द्वारा उसे अरेस्ट बताया गया हो और पुलिस ने उसे री अरेस्ट किया हो। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। यदि कहीं पे डिग्री दिया गया है कि जनता के द्वारा सुपुर्द करने पर, सुपुर्द करने वाली बात नहीं है। सेक्शन 43 के तहत पब्लिक को उसे अरेस्ट करना चाहिए, एंड फिर जो है 41 के तहत और जो है पुलिस उसको री अरेस्ट कर सकती है। ये बात कि पुलिस री अरेस्ट करेगी उसमें बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखा है। अब इसको सेक्शन 39 को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। वो कह रहा है कि यदि आपके सामने जो अपराध हुआ है तो आप उसे गिरफ्तार करेंगे। फिर ये कह रहा है कि पुलिस आपसे मदद मांगेगी तो आप उसको कानूनी रूप से मदद देने के लिए आप बाध्य हैं। फिर आपसे आगे चल के कह रहा है कि चलिए साहब, पुलिस तो ठीक है, पुलिस का या कोर्ट का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा और वो आपसे मदद मांगेगा तो उस नुमाइंदा को भी आप मदद देने के लिए बाध्य हैं कानूनी रूप से। कानून यहाँ पे नहीं रुक रहा है, कानून आगे कह रहा है कि भाई साहब, यदि आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूविंग योर इनोसेंस इज ऑन यू। मतलब आपके ऊपर सिर्फ आरोप लगाने की जरूरत है कि आपने अपनी सेक्शन 39 की ड्यूटी का पालन नहीं किया है, तो इस जुर्म के लिए आप निर्दोष हैं, आप दोषी हैं, ये पुलिस को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग योर इनोसेंस इज ऑन यू। हमारा कानून ये है। क्या जनता को मालूम है कि वो एक पुलिस अधिकारी है? जनता का हर व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी है जिसे गिरफ्तारी का भी अधिकार है। मतलब उसे ये सूचना देने का अधिकार है कि अपराध कोई करने की कोशिश कर रहा है, या यदि अपराध उसके सामने हो रहा है तो उसे अरेस्ट करने का अधिकार है। और तो इसका मतलब है कि ये, और पुलिस को मदद करने का भी कानूनी रूप से उसके ऊपर जो है ना दायित्व है। इसका मतलब है कि मोटे तौर पे उसके ऊपर वो सभी जिम्मेवारियां डाली गई हैं जो एक पुलिस अधिकारी की। फिर सेक्शन 54 में थानेदार का जो है ना ये अधिकार कैसे हो सकता है कि सेटिस्फेक्शन, जब मेरी कानूनी जिम्मेवारी है तो आपकी रिपोर्ट लिखना कानूनी जिम्मेवारी है। और यही बात ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में अब तक 4 या 5 जजमेंट आ गए हैं। हर जजमेंट में ये बात कहने की कोशिश की गई है कि यदि संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की जाती है तो पुलिस को रिपोर्ट लिखना होगी। जहां पर जांच करने का भी थोड़ा सा जो अधिकार दिया है वो इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं, वो इस सत्य का पता लगाने का अधिकार है कि क्या संज्ञेय अपराध हुआ है, ओनली दैट मच। लेकिन क्या जमीन की हकीकत बदली है?
नहीं बदली। फिर जो है हम एक दोबारा से आपको जो है ना इस तथ्य के बाद कि हम सब पुलिस वाले हैं, और जब हमारा संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करना जो है एक कानूनी दायित्व है, तो हमारी रिपोर्ट लिखना एक सबका वीडियो कानूनी कौन सी दायित्व है? होना चाहिए। नहीं तो हमारे कानूनी दायित्व का जो है ना मतलब क्या नहीं। और हमारा कानूनी दायित्व ऐसा है जिसमें कि बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस वो भी मेरे ऊपर ही है। तो ये एक बहुत ही भाई 2 जगह पॉजिटिव जो है कानून का हिस्सा है। मेरे ख्याल से इस कानून के हिस्से को जानबूझ के जो है पब्लिक तक नहीं पहुंचाया गया है। तो मैं आप जैसे जो है यूथ फोरम से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसे जन जन तक पहुंचाया जाए कि वो जनता का हर आदमी एक पुलिस वाला है, जो एक वर्दीधारी पुलिसधारी है, तो वर्दी है और वेतन मिल रहा है, लेकिन अन्य लोगों का भी दायित्व जो है वो पुलिस वाले का ही है। और इसलिए देखा जाए तो यदि कोई कहे कि भारतवर्ष में कितने पुलिस वाले हैं, तो मैं फक्र के साथ ये कहना चाहूंगा कि जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उतने पुलिस वाले हैं। जिस देश का हर नागरिक पुलिस वाला हो, वहां अपराध कैसे रह सकता है? मेरे ख्याल से वहां अपराध करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचना चाहिए। यदि हम सिर्फ इस बात को ही फलीभूत कर लें तो ये अपराध गायब हो जाएगा। इस अपराध को जो है ना भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और अपराधी को भी भागने की जगह नहीं मिलेगी। और हमारा सिस्टम तो कह रहा है कि अपराधी को अपराधी ही क्यों रहने दें। जैसे एक पुराना जो है गाना है, या पुरानी कहावत थी कि काने को कानो ना कहो, नहीं तो पड़े वो टू आंख का खोज मिटाए। मतलब काने को काना ना कहो, तो हम अपराधी को अपराधी नहीं रहने देंगे। ये भी हमारे जो अपराध मुक्त भारत का एक मिशन है, जो कि एक पूरा जो है ना एक रणनीति है, और वो सॉलिड रणनीति है जो कि पूरी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। अब एक बार हम फिर से जो है उस मूल विषय पे जाते हैं, जहां हम कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी शासन काल में जो सत्ता स्थापित हुई, जो 1861 के तहत पुलिस लाई गई, वो पुलिस एक छोटी सी पुलिस लाके जो है ना अपना साम्राज्य को वो चलाना चाहते थे, जिससे कि उनके ऊपर सबसे कम बर्डन रहे। और यही कारण है कि पुलिस का वेतन वगैरह है वो बहुत छोटा रखा गया, चतुर्थ श्रेणी का टाइप का रखा गया, और वो अभी भी उस छोटे वेतन के साथ ही सरवाइव कर रहा है। उसको जो है जो बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस को जो है ना हैंडल करे, जो व्हाइट कॉलर क्राइम को हैंडल करे, वो जो है ना एक चतुर्थ श्रेणी का प्राणी कैसे हो सकता है? उसको जो है ना उस कैटेगरी में रखना तो एक बहुत बुरी बात थी उसको। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने पुलिस को जानबूझ के लोपेट रखा, पुलिस को छोटा रखा, और उसके साथ साथ पूरे कानून को दो भागों में बांट दिया, संज्ञेय असंज्ञेय। तो चूंकि उनके पास गाड़ियां थी, तो 304A का ऑफेंस, मतलब आप गाड़ी चला के किसी को मार दो, तो वो तो जो है ना अवेलेबल ऑफेंस है। लेकिन किसी को आप जूते मारिए और उसको जो है ना उसकी बेइज्जती कर दीजिए, उसको थ्रेटन कर दीजिए, वो जो है 323 में असंज्ञेय अपराध है। हमारे देश की जनता ये संज्ञेय असंज्ञेय के चक्कर में वो कहाँ जाए? क्या उसके पास इतना धन है? और दूसरी बात है, धन के साथ साथ उसे धैर्य भी चाहिए, क्योंकि वो जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसको 10 और 20 साल लगना है, तो उसको न्याय कहाँ से मिले? और यही कारण है कि जब समाज ने न्याय नहीं दिया, तो कुछ क्षेत्रों में, जैसे अपने जो चंबल क्षेत्र है, वहां पर जो ये डकैत होते थे उन्हें डकैत नहीं कहते थे, उन्हें बागी कहा करते थे, कि वो उन्होंने समाज की व्यवस्था से विद्रोह किया और वो बागी हैं, वो अपराधी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उस क्षेत्र के पास के ही रहने वाले हैं, शादियों का पहला निमंत्रण जो है वो बागियों के यहाँ जाता था। और बागी जो लोग थे वो जो है स्पेशली विशेष तौर पे जो गरीब परिवारों की बच्चियां होती थी, उनकी जो है ना दहेज की व्यवस्था करते थे, उनको आर्थिक सपोर्ट देते थे। तो वो वास्तविक रूप में अपराधी नहीं थे, वो अच्छे लोग थे। उन्हें व्यवस्था ने उनको प्रताड़ित किया, पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया,
इसलिए उन्हें बगावत करना पड़ी, उन्हें हथियार अपने हाथ में उठाना पड़ा, बल्कि उनको अपराधी बनाने में कहीं ना कहीं सिस्टम की भूमिका रही। आज भी सिस्टम की भूमिका अपराधी बनाने में है। जो हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं और टारगेट देके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कराई जाती है, तो जो व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है, आप उसे जबरदस्ती चाकू के साथ बंद कर देते हैं, आप जबरदस्ती उसको जो है ना कुछ धाराओं के साथ बंद कर देते हैं, तो उस व्यक्ति को उस आपके जो कानूनी रूप से उसने आपने उसे घेरा है, उसके लिए जो धन की व्यवस्था है, उसको करने के लिए उसे अपराध घटित करना पड़ेगा। तो एक अपने आप में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम उसे जो है ना किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस बात को जो है समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने जो संघीय और असंघीय का जो हित किया है, वो उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, एक आर्थिक रणनीति थी, जिससे वो छोटे से पुलिस के स्ट्रक्चर के साथ भारत जैसे बड़े जो देश पर राज करें, और उन्होंने किया। लेकिन आज के डेमोक्रेटिक उसमें हमें पुलिस टू पब्लिक टू पुलिस रेशियो की बात करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि सेक्शन 39 के तहत जो संज्ञेय अपराध वाली बात है, तो अपराध होना और उसका साक्ष्य होना, तो जो रिपोर्ट है वो साक्ष्यों के साथ क्यों ना की जाए। तो जो वायलेशन का जो कॉग्निजेंस है, यदि हम उसको लेने का अधिकार पब्लिक को दे देते हैं, तो जो अभी जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और ढेर सारी रेवेन्यू स्ट्रीम उसमें आ सकेगी। मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे कमीशन बने, इतनी सारी कमेटी बनी, सभी कमेटियां जो है वो कहीं ना कहीं धूल खा रही हैं, किसी की उसको करने की नियत नहीं है। इवन 2006 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके तहत 7 जो है डायरेक्शंस दी, और उन डायरेक्शंस में बातें कही कि एक एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड आ जाए, एक जो है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बन जाए, डीजी को 2 साल का टेन्योर मिले, थानेदार और उससे ऊपर के जो कटिंग एज के ऑफिसर्स हैं उनको भी 2 साल का टेन्योर मिले, कंप्लेंट अथॉरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को बाइफरकेट किया जाए। ये सभी ही बहुत ही उपयोगी जो है डायरेक्शंस थी, लेकिन किसी भी जगह पे इसको ठीक ढंग से नहीं किया गया। यदि हम ये देखें कि 2 साल से पहले अधिकांश अधिकारियों को 2 साल के पहले बदला जा रहा है, क्या आप लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं लगाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद इसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? ये जो है क्षमता सरकार में किसने दी है? क्या इसके उल्लंघन में होम मिनिस्टर को और जो भी डिसीजन मेकिंग में है उनको जेल नहीं जाना चाहिए? क्या कॉन्टेम्प्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का साहस करेगी कि सत्ता में बैठे ये लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना का कॉन्टेम्प्ट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें जेल भेजेगी? क्या सिर्फ मासूम लोगों के खिलाफ जो है ना कॉन्टेम्प्ट का जो है ना ये फतवा जारी किया जाता है? जो ये सक्षम लोग हैं इनको कॉन्टेम्प्ट में क्यों नहीं घसीटा जाता है? और आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं और आप जैसे जो यूथ फोरम है, ये क्या कर रही हैं? आप लोग PIL क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप इन सरकारों को क्यों नहीं घेर रहे हैं? लोगों को जो है ना साथ रेप किया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है। हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं? इज इट ए डेमोक्रेसी और नॉट? इज इट ए रूल ऑफ लॉ और नॉट? और यदि रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो जो इसे रूल ऑफ लॉ नहीं बनने दे रहे हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उन्हें हराया जाना चाहिए, उन्हें कुर्सी से हटाना चाहिए। ये जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारी व्यवस्था जो है बहुत बाधित व्यवस्था रहेगी। एक समय आ गया है कि अब जनता उठ खड़ी हो और पुलिस रिफॉर्म के बारे में, पुलिस सुधार के बारे में वो आगे आए कि मुझे एक अच्छी पुलिस चाहिए, मुझे एक बहुत बेहतरीन पुलिस चाहिए। ये मांग जो है जनता से आना चाहिए। जनता के बहुत सारे NGOs, सिविल बॉडीज, वो बिल्कुल जैसे कि आंख लगा के उन्हें बैठना चाहिए कि जैसे ही सत्ता में बैठे लोग यदि जो है इन चीजों का वायलेशन कर रहे हैं तो उन्हें तत्काल PIL लगाना चाहिए,
उसके बहुत ढंग से जो है ना कोर्ट में उसका पैरवी करना चाहिए और ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है ना जेल जाना चाहिए। जब तक ऐसे लोग जेल नहीं जाएंगे ये नहीं सुधरेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हालांकि मैंने जो व्यवस्था लाई है क्राइम फ्री भारत की, हमने वो ऐसी व्यवस्था लाई है कि इनकी पुलिस को कचरा बनने रहने दिया जाए। आप जो है ना चाहो तो एसएचओ को रोज बदलो, कोई इशू नहीं, तब भी जो है यह व्यवस्था जन अनुकूल रहेगी और उस पुलिस की वो मदद कर पाएगी जो कि अपने आप में बहुत टेक्नोलॉजिकली उसको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। उसे जो है इवन विवेचना के लिए भी बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का पूरा पिटारा जो है वो इस सिस्टम में भर गया है और ये सिस्टम जो है 5 सर्टेनिटीज दे रहा है। पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम और वो भी थाना बिना जाए। मतलब वैसे तो उसमें 5-6 जो है ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें एक वो ऑप्शन भी है कि लीगली एडमिसिबल जो एफआईआर है वो बिना थाने जाए संभव होगी। आगे चल के वो कहता है कि लगभग सभी केसेस में हम इतना जो है ना सपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सीन ऑफ क्राइम पर उपलब्ध कराएंगे कि वो सीन ऑफ क्राइम पर उसको वो साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा कि आज का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है शायद उस बारे में सोच भी नहीं सकता है। जो वो सोच नहीं सकता है ये सिस्टम सपोर्ट करके वो उससे कराएगा। यदि आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए बात करें तो पूरे सीन ऑफ क्राइम को एक ग्रिड में बांट दिया जाएगा। उसको देन जो है ना वो छोटी छोटी ग्रिड के जो है ना बहुत एनलार्ज फोटोग्राफ्स होंगे, सिस्टम अपने आप लेगा और वो चीजों को, उन छोटी माइन्यूट चीजों को जो आपकी आंख नहीं देख पा रही है शायद सिस्टम देख पाएगा। उसमें 2D फोटोग्राफी है, 3D फोटोग्राफी है, इंफ्रारेड सपोर्टेड फोटोग्राफी है, अल्ट्रावायलेट लाइट सपोर्टेड जो है फोटोग्राफी है। आगे चल के ड्रोन फोटोग्राफी, रोबोटिक फोटोग्राफी, ऐसे सिस्टम भी जो ना उसमें इंटीग्रेट करने के प्रावधान हैं। वो जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से हिस्टोरिकल डाटा से वो अच्छी चीज निकाल के वो लगभग ये बता पाएगा कि यदि किसी पुराने अपराधी ने अपराध किया है तो वो ये लोग होंगे। उनका फोटोग्राफ भी रियल टाइम बेसिस पे उनको पुश कर देगा। मेरे ख्याल से जैसे ही वो उनका फोटोग्राफ पहचाना जाता है, उनके एसोसिएट का फोटोग्राफ पहचाना जाता है, आपका क्राइम डिटेक्ट होगा। फिर सवाल केवल साक्ष्यों का रहेगा। तो साक्ष्य भी जो है ना ये सिस्टम बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा करने की स्थिति में है। वो अपने घर से अपराधी निकल रहा है, किस रास्ते से गया है, किस वाहन में गया है, उसके एसोसिएट्स कौन हैं, उसने जो है ना अपराध कैसे किया, अपराध करने के बाद रास्ते में क्या उसने अपने कपड़े बदले, क्या वाहन बदला, ये सब डिटेल्स भी जो कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में एडमिसिबल है वो भी जो है ये सिस्टम इकट्ठा कर पाएगा। सिस्टम जो है जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके पास एविडेंस हो सकता है, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो, चाहे वो जो ना रिजर्वेशंस वाले हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे बस के हो, चाहे आपका एयर के हो, जहाँ कहीं पे, चाहे बैंकिंग सिस्टम में हो, फाइनेंस में हो, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो बातचीत कर रहा है, हर व्यक्ति जो है ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है और हर व्यक्ति मूव कर रहा है। सिस्टम इन 3 चीजों को कैप्चर करने की स्थिति में है और 91 के तहत जहां भी एविडेंस है ये सिस्टम जो है आईओ को मदद करेगा उस उन एविडेंस को जो है इकट्ठा करने। इस सिस्टम ने एक, हालांकि ये टेक्नोलॉजिकली हाईली सुपीरियर सिस्टम है और इसके अधिकांश मॉड्यूल बन चुके हैं और उनकी जो जिनके मॉड्यूल्स बन गए हैं उसमें उसके हायर लेवल के जो है मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन हमने लिया है, वो ये लिया है कि सिस्टम अपनी टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी वो कोर्ट में जो है ना शो नहीं करेगी। तो वो क्या कर रही है, वो टेक्नोलॉजी जो है, जो एविडेंस उसने कैप्चर किए हैं वो एक्सपर्ट को परोस दे रही है, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। और ये जो चीज है वो रियल टाइम बेसिस पे ऐप के माध्यम से एक्सपर्ट के पास पहुंचेगी और उस ऐप में वो ढेर सारे टूल्स होंगे जिससे कि वो एक क्वालिटी जॉब ऑलमोस्ट रियल टाइम कर पाएगा।
और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी जो है, जैसे कि बाकी जो है ना साक्ष्यों को हम 3 सर्टिफिकेट से जो है रियल टाइम बेसिस पे जनरेट कर रहे हैं, डेट टाइम और लोकेशन के साथ उसको स्टैम्प के साथ हम उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार जो है हम पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से जो है लगभग उसको जो है ना, जो उसके एविडेंस वो कलेक्ट कर रहा है, उन्हें हम अकाट्य बना रहे हैं, हम उन्हें ऑलमोस्ट इनफेलिबल बना रहे हैं। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी में श्रद्धा कम हो सकती है, तो हम टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी कहीं पेश नहीं करेंगे। जहां कहीं लोग बाग जो है और फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव की बात भी करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, वो ये बात भूल जाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को सबसे खराब नमूना देते हैं जब जो है ना रोशनी कम होगी, जब उसने चेहरा कवर किया होगा, आपके जो है ना कैमरों के जो है ना उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है, तो और हम फिर टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं। टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है। टेक्नोलॉजी कैन डू सच ए सुपर जॉब, जो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब ये टेक्नोलॉजी होलिस्टिक जो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रही है, और आगे चल के जैसे जैसे इसकी नोट्स बढ़ेंगी, इसकी क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी जैसे लंदन में जब ब्लास्ट हुआ था, तो वहां का जो इन्वेस्टिगेशन इट वाज लाइवली बेस्ड ऑन सीसीटीवी। अभी आपने देखा होगा कि अधिकांश जगह पे अब लोग अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अपने घरों में, अपने दुकानों में, सब जगह सीसीटीवी लगा रहे हैं। आगे चल के हम चाहेंगे कि ट्रिपल पी मॉडल के तहत कंपनियां जो है वो सीसीटीवी लगाएं, और हम एक बहुत बड़ी भारी रेवेन्यू स्ट्रीम उनको देंगे, तो वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे ख्याल से 3 महीने से भी कम समय में जो है ना कवर हो जाएगा, और 3 महीने के बाद वो लगभग शुद्ध लाभ कमा पाएंगे। आम जनता भी जो है सिटीजन ऐप होगा, उसके माध्यम से एविडेंस को कैप्चर करेंगे, और वो एविडेंस भी डेट टाइम और लोकेशन के साथ जो है ना लॉक हो जाएंगे। जैसा एफआईआर रूट हो रही है, वैसे ही एविडेंस रूट होगी, कंप्यूटर अथॉरिटी के पास पहुंचेगी। यदि वो नहीं सुनेंगे तो जो है ना एसपी के पास पहुंचेंगे, नहीं सुनेंगे तो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेंगे, नहीं सुनेंगे तो हाई कोर्ट के पास पहुंचेंगे। और जैसे ही वो साइन कर देते हैं तो वो चालान बन जाएगा। चूंकि सिस्टम में ये ताकत है, तो वो जो है अपराधी को पहचान सकती है, और अपराधी के पास सीधे पहुंच रही है अंदर ही अंदर, और कह रहे हैं कि हे यू हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, हमारे पास देखो ये एविडेंस है, ये चालान भी हमारे पास है, आपके पास घर पे बैठे जो है यूजर फ्रेंडली पेमेंट ऑप्शन है, यू जस्ट क्लिक बटन एंड मेक द पेमेंट। जैसे ही वो पेमेंट करता है, आधी राशि जो है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी, आधी राशि, और आधी राशि जो है उस वॉलंटियर के पास पहुंचेगी, या यदि किसी डिवाइस ने कैप्चर किया है तो डिवाइस के मालिक के पास पहुंचेगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या स्टार्टअप हो, व्हाटएवर। और ये रेवेन्यू इतनी बड़ी रेवेन्यू होगी, ये माइंड बॉगलिंग रेवेन्यू होगी। यदि अज्यूम करिए कि भारत की हर जनता सिर्फ एक बटन दबाती है और सबसे छोटा ऑफेंस जो है ना मोटर व्हीकल एक्ट का जो है कैप्चर करती है, तो 2000 का जो है ना मिनिमम पेनल्टी है, तो उसका आधा 1000 रुपए वो सरकार को जाएगा, और 1000 जो है वो वॉलंटियर को जाएगा। और अपन ये माने कि यदि 130 करोड़ जो है लोग जो है एक बटन दबाते हैं, तो 1,30,000 करोड़ की रेवेन्यू, ये एक बटन का कमाल है। अब ये सोचिए कि एक बच्चा अपने स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है या कोचिंग सेंटर जा रहा है, और रास्ते में आते जाते उसने 2 बटन दबा दिए, लौटते वक्त भी 2 बटन दबा दिए, और सबसे छोटे वाले ऑफेंस को उसने कैप्चर किया है, तो उसने 4-5 हजार रुपए कमा लिए। इसका मतलब है वो बच्चा 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी अपने एजुकेशन से और उससे जो ना हटके, उसको जो है ना एजुकेशन कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रही है। वो जो अपने बच्चे विदेश में जाते हैं और कारों को धोते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जो है ना काम करते हैं, उसको वो सब भी नहीं करना पड़ रहा है, उसको अपना समय भी जाया नहीं करना पड़ रहा है, और वो इतना पैसा कमा पाएगा कि वो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर पाएगा, और मेरे ख्याल से तो उतनी राशि से वो अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर पाएगा। तो किसी कारण से यदि पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं है, तो वो पेरेंट्स को भी उसी जो ट्रैफिक वायलेशन की जो राशि है, उससे वो उसको भी सपोर्ट कर पाएगा।
फिर इसमें जो है ना 4 और रेवेन्यू स्ट्रीम्स रखी गई हैं। समन्स वारंट की तामील करेगा तो उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक्सपर्ट्स, बहुत सारे तरीके के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में मदद करने वाला हो या डिजास्टर में मदद करने वाला हो या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स हो, चाहे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो, चाहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो या फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट हो। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स को जो है ना एक रेवेन्यू स्ट्रीम का प्रावधान किया गया है और उनके लिए ऐप बनाए गए हैं। तो वो जो है रियल टाइम बेसिस पे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे पाएंगे और वो जो है सेक्शन 45 और उसके साथ जो ढेर सारे और सब सेक्शंस हैं उनके तहत वो कोर्ट में एडमिसिबल भी। तो हम ना केवल ऑफेंस को डिटेक्ट कर पाएंगे बल्कि हम उसको जो है बहुत ही ज्यादा एविडेंस के साथ जो है ना कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे और जो कोर्ट है वो भी जो है उसे, क्योंकि ढेर सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी होगी, तो डिफेंस लॉयर ये नहीं कह सकता है कि साहब ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। यदि जो है वो ये भी नहीं कह सकता है कि साहब इसके जो है ना चेन ऑफ कस्टडी नहीं है, क्योंकि सिस्टम अपने आप में चेन ऑफ कस्टडी रियल टाइम बेसिस में जैसे ही एविडेंस मूव कर रहा है वो जनरेट कर रहा है। वो 65 सर्टिफिकेट भी हर स्टेज पे जनरेट कर रहा है। सो देयर विल बी चेन ऑफ 65 सर्टिफिकेट्स, चेन ऑफ इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट। सो जो एविडेंस है, यदि वो टेक्नोलॉजी, उसे ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि उस एविडेंस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को भी मैनिपुलेट करने का कोई स्कोप नहीं होगा। और चूंकि उसको मैनिपुलेट करने का स्कोप नहीं है, लिहाजा वो जो है एविडेंस जो है वो अकाट्य बनेंगे, वो एविडेंस इनफॉलिबल बनेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना उनको प्रूव किया जाए। इसमें जो एक तीसरी बहुत बड़ी बात है जिसमें हम कह रहे हैं सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन, इसमें समझने वाली बात है कि सिस्टम जो है न्यायालय की बहुत मदद कर रहा है और जो गवाह है उसको सम्मान भी दे रहा है और उसको सहूलियत भी दे रहा है। तो ये सिस्टम जो है जितने भी जो है अगले महीने में जो है उसके कहना चाहिए कि उसके एंगेजमेंट हो सकते हैं, उसकी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उसकी कंट्रोल में नहीं है, तो वो पहले से जाके गवाहों से पूछेगा भाई कि आपके कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप बताइए कि कौन कौन सी डेट में आप उपलब्ध नहीं है और आप उनके डॉक्यूमेंट्स दीजिए। यदि वो लॉजिकल डॉक्यूमेंट दे देता है तो सिस्टम जो है ना उन डेट्स को ब्लॉक कर देगा। फिर ब्लॉक डेट के साथ वो जो है जज के पास पहुंच रहा है, कह रहा है साहब आप इसको किस डेट पे लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही जज महोदय उसको क्लिक करेंगे तो उनके समन्स वारंट वो जनरेट कर, अब कोर्ट मुहर्रर की आवश्यकता खत्म हो। जैसे ही जो है जज महोदय उसमें सिग्नेचर करते हैं, मजिस्ट्रेट महोदय उसमें सिग्नेचर करते हैं, तो वो जो है समन्स एंड वारंट में कन्वर्ट हो गया है। और आने वाले समय में जैसा कि हमारा विचार है कि हम पुलिस को डीबर्डन करेंगे, अनबर्डन करेंगे, पुलिस को डिस्ट्रेस करेंगे, तो उस व्यवस्था के तहत आने वाले समय में ये समन्स और वारंट जो है और बाकी जो कोर्ट प्रोसेसेस हैं वो पुलिस के पास नहीं जाएंगी। पुलिस के पास तब जाएंगी जब अन्य साधन से वो जो है ना उनकी तामीली संभव ना, तो वो सीधे जो है पहले तो जिसके खिलाफ है उसके पास ही पहुंच जाएगा और उसमें इसका इनबिल्ट ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि उसको तामील हो गया है, उसके वो प्रूफ जो है वो इकट्ठा कर पाएगा। हालांकि हमारी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट काफी प्रोग्रेसिव रही है, उन्होंने व्हाट्सएप से भेजे गए मैसेज को और उसमें जो डबल क्लिक होकर जो नीले हो जाते हैं उसको तामीली माना है, इतनी प्रोग्रेसिव हमारी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो सिटीजन ऐप रहेगा जो और उसके माध्यम से जो है उसमें इनबिल्ट प्रोसेस रहेगी कि उसका एजुकेशन का वो एक रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा और वो सर्टिफिकेट रियल टाइम बेसिस पे कोर्ट में पहुंच जाएगा। अब किसी कारण से जिस इंडिविजुअल के खिलाफ वो है और वो जो है ना सिस्टम को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो नियरेस्ट वॉलंटियर के पास पहुंच जाएगा। यदि वॉलंटियर भी किसी कारण से तामील नहीं कर पा रहा है तो एज ए लास्ट रिजोर्ट एंड पुलिस। तो ऐसे बहुत बिरले ही केस होंगे जहां हमें पुलिस के पास जाना होगा समन्स वारंट की तामीली के लिए। हमारी मध्य प्रदेश जो है सरकार बहुत प्रोग्रेसिव रही है। हमने जो रक्षा समिति का एक्ट बनाया है उसमें आम जनता में जो रक्षा समिति के सदस्य हैं
उन्हें समन्स वारंट की तामीली का हक दिया है। ये समन्स वारंट का जो तामीली का हक है, ये जो है सही मायने में जो हम सिस्टम बनाए हैं, उस सिस्टम के माध्यम से हम इसको जो है एक मूर्त रूप दे पाएंगे, और जो अधिकार हमने ऑलरेडी जो है वो दे के रखे हैं, उस अधिकार को वो निर्वहन भी कर पाएंगे, और उसके निर्वहन के साथ साथ उन्हें एक धनराशि। फिर जो है सिस्टम प्रिवेंटिव गश्त में जो क्राइम हो गया है, सीन ऑफ क्राइम से कौन जो है ना उसमें एविडेंस को इकट्ठा करने में मदद कर सकता है, उसको सिस्टम टास्क कर रहा है। जो 39 में जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का उसे पूरा मौका दे रहा है, और वो जो इंफॉर्मेशन देगा, उस इंफॉर्मेशन को एनलार्ज करके उसके लिए प्रमोशन वाउचर क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से वो चौथी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है क्रिएट कर रहा है। और पांचवी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है, कि जब ये सिस्टम जो है अपने काम में मदद दे रहा है, और सिस्टम जो है जो भी जिसका जिस काम है, चाहे वो हाथ ठेले वाला हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो गुमटी वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो महिला हो, जो जिस क्षेत्र में है, इस सिस्टम में वो ताकत डाली जा रही है कि वो जो है उनके निस कार्य में मदद करेगा, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे whosoever they might be। तो एक बड़ा जो है ना सिस्टम आम आदमी की मदद के लिए खड़ा होगा, और उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, उसके अपने खुद के काम में जो है ना मदद करने के लिए एक सिस्टम जो है ना उसमें होगा, और ये सिस्टम बहुत पावरफुल होगा, जो उसके एथिक्स को भी प्रभावित करेगा, जो उसको उसके बिहेवियर को प्रभावित करेगा, और उसको गेज भी करेगा। तो जो उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, उसमें जो है उसके इन दोनों चीजों को फैक्टर इन किया जाएगा, और यदि उसको फैक्टर से 0.7 मिलता है और 1000 रुपए का उसका बिल बनता है, तो उसे 700 रुपए ही मिलेंगे, और जो स्टार्टअप उनको सेवाएं दे रहा होगा, उसको वो 300 रुपए का लॉस बिल्कुल जो है ना मान्य नहीं होगा। तो वो ये बात इंश्योर करेगा कि जो उसके नुमाइंदे जा रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो व्यवहार भी उनका अच्छा हो, एथिक्स भी उनका अच्छा हो, और जो है बहुत सपोर्टिव और अच्छे ढंग से क्वालिटी जो है सर्विस है। आज जो नीचे का अमला है, वो ना रिलायबल रह गया है, ना उसके पास व्यवहार रह गया है, ना उसके पास वो प्रोफेशनल जो है ना कॉम्पिटेंस है। यदि विदेशों में लोग कार से जाके ग्लव्स पहन के क्वालिटी जॉब कर सकते हैं और किसी स्थान को छोटा नहीं मानते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हमारा स्वीपर कार से क्यों नहीं आ सकता? हमारा स्वीपर जो है ना पूरे हाइजीन को ऑब्जर्व करके क्वालिटी जॉब क्यों नहीं कर सकता? बल्कि क्यों नहीं कर सकता है नहीं कहूंगा, आने वाले समय में वो क्वालिटी जॉब करेगा, और उसको जिन चीजों की जरूरत होगी वो चीजें उन तक हम स्टार्टअप के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो ये जो सिस्टम है जो अपराध मुक्त भारत का, वो केवल जो है पुलिसिंग के लिए नहीं है, वो जो है आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। हम ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये समय आ गया है कि अंग्रेजों के समय के जो नियम हैं, अंग्रेजों के समय के जो सिस्टम्स हैं, यदि पॉलिटिकल कारण से उनको नहीं वो छोड़ पा रहे हैं, उस लोभ और लालच से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो हम उनके लिए एक बड़ा सिस्टम लेके आ रहे हैं। उनको उसी सड़े गले सिस्टम में रहने दीजिए। हमें इस बात में बिल्कुल रुचि नहीं है कि वो जो है यदि वो फ्रिक्वेंटली थानेदार को ट्रांसफर करते हैं, करें, वो सुप्रीम कोर्ट को अपने लेवल पर जवाब देते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें जो एसपी का रोज ट्रांसफर करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई ना कोई उनको पीआईएल के थ्रू जो भी करता है वो करे, अच्छी बात है। हमारा सिस्टम कह रहा है कि आपका जो भी व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम उसको बर्डन भी नहीं करेंगे, डिस्ट्रेस करेंगे, और साथ में जो है आम आदमी को की प्राइवेसी को भी हम इंश्योर करेंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज इसमें है वो राइट टू प्राइवेसी। तो जो डाटा है, चाहे वो 91 के तहत रिक्वेशन हो रहा हो, चाहे वो IoT डिवाइसेस से आ रहा हो, चाहे वो CCTV से आ रहा हो, चाहे वो वॉलंटियर से आ रहा हो, चाहे वो ये सब डाटा जो है इट इज गोइंग विद द अथॉरिटी, जिसका हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। मतलब एक राष्ट्रीय अधिकरण
जो कि जो है पुलिस वाले को वैज्ञानिक और तकनीकी मदद करेगा। उसका जो है ना पुलिस के पावर से कोई लेना देना नहीं, वो शुद्ध मदद के लिए वहां पर है और वो उस पुलिस वाले से भी बहुत अच्छा काम करा पाएगा जो कि किसी कारण से काम करने के लिए जो है ना स्थिति में नहीं है या उसका तकनीकी ज्ञान उतना नहीं है, तब भी वो एक एकदम साधारण तरीके के पुलिस वाले से बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन करा पाएगा। उस साधारण से पुलिस अधिकारी से लगभग 100% केसेस में डिटेक्शन करा पाएगा और न्यायालय की मदद करके, जैसे हमने न्यायालय की बात जब कही थी तो हम सिर्फ समन्स और वारंट की बात पर रह गए हैं। ये सिस्टम ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम बनाया है जो पूरा लीगली जो है ना एक्सेप्टेबल है और उसमें बहुत सारी नुआंसेस रखी गई हैं। गवाहों की जो ना शुद्धता का ध्यान रहेगा। संभवतः यदि जुडिशरी चाहेगी तो कल जो है बिना कोर्ट जाए आज से बेहतर, आज से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के तहत, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के तहत जो है कोर्ट में ट्रायल करा पाएंगे। इसमें इसके लिए जो है जहां कहीं भी अनुकूल जगह होगी वो उसके लिए जो है गवाही सेंटर बनाए जाएंगे और उन गवाही सेंटर में 3 तरीके के प्रोटोकॉल होंगे। सबसे पहले गवाही की पहचान ठीक ढंग से की जाएगी तो जिसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रोटोकॉल। दूसरा जो है वो किसी भय में तो नहीं है, तो वो एक प्रोटोकॉल रहेगा जिससे सिस्टम जो है गवाही के पहले ये इंश्योर करेगा कि कहीं उसे डराया धमकाया तो नहीं गया है। आज आप देखिए कोर्ट की सीढ़ियों में चढ़ते उतरते गवाह को कितना डराया धमकाया। आपने ढेर सारी मूवी में देखा है कि किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट कर दिया गया है, तो ये सब संभावनाएं विलुप्त हो जाएंगी। तो सिस्टम जो है, जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत जोर से ये सुनिश्चित करेगा कि जो आज का ट्रायल है उसका ट्रायल, जो सिस्टम ट्रायल का हमने बनाया है वो ट्रायल का सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छा होगा। वो जो है जब यदि मान लो ये दो प्रोटोकॉल से निकल के गवाह पहुंच जाता है तो वो एक चैम्बर में पहुंचाएगा जहां पे उसके कई कैमरेज लगे होंगे, तो वो उसके फेस एक्सप्रेशन को पढ़ पाएंगे। यदि उसकी बात कहते हुए हकलाहट हो रही है तो उसको भी वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यदि जो है ना उसकी टांग जो है ना कांप रही है तो उसको भी कैप्चर कर पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि डिफेंस लॉयर बहुत गेम खेलता है। वो जो केस जीतता है उसमें 20% उसकी स्किल होती है, 80% जो गेम खेलता है उसके सहारे वो कोर्ट में केस जीतता है। बहुत सारे जो उसकी टैक्टिक्स हैं वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आती है। जज भी जो है चूंकि उसे वहीं पे जो है ना न्याय करना है तो जज भी समझौता करता है और उस पर बहुत आपत्ति नहीं करता, लेकिन सिस्टम उन आपत्तियों को पकड़ पाए। सिस्टम जो है उन आपत्तियों को जो है ना लेके उसी कोर्ट के सामने जाएगा कि हे दिस डिफेंस लॉयर हैज कमिटेड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि जो है डिफेंस लॉयर किसी एथिक्स का वायलेशन करता है तो एथिक्स का जो है ना वायलेशन का कस्टोडियन जो है वो बार एसोसिएशन है। सिस्टम उसका रिकॉर्ड लेके बार एसोसिएशन के पास, यदि एज्यूम करिए कि ना तो कोर्ट ने संज्ञान लिया ना ही बार एसोसिएशन संज्ञान लिया, लेकिन सिस्टम जो है ना उसके रिकॉर्ड को अकोमोडेट करता जाएगा और बाद में जाएगा बार एसोसिएशन के पास के साथ जो है डिफेंस लॉयर के साथ जो है इनका ये चरित्र है, ये एविडेंस है, इनका आप प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल करें। हम जो है जिस तरीके से कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है ये गड़बड़ सिस्टम हो रहा है, हमारा सिस्टम कोर्ट में जो है कि इन गड़बड़ियों में भी को रोकने में एक प्रभावी मदद कर पाएगा। वो जज को उसके जजमेंट लिखने में भी मदद कर पाएगा। अभी जज जो है डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कानून की दलीलें दे, कानून का वो बताए, फिर हमारा सिस्टम भी जो है उनको उस गैप को फिल कर पाएगा और जो चीजें दोनों नहीं बता रहे हैं वो हम बता पाएंगे। हम उनको कोर्ट का जो है जजमेंट लिखने में भी मदद करते हैं। तो
कोर्ट का जो ट्रायल है, यहाँ एक तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत फास्ट होगा, यहाँ ट्रायल बहुत फास्ट होगा। संभवतः हम पूरे जो अभी जो कोर्ट में जो इतनी ज्यादा पेंडेंसी है, 3 करोड़ से ज्यादा की पेंडेंसी है, हम उस पेंडेंसी को भी बहुत जल्दी खत्म कर पाएंगे। हम इसके लिए नए नए सिस्टम जो है ना शासन को सजेस्ट करेंगे। जैसे आप एक बड़ा जो है डॉक्टर है, वो अपना समय बचाने के लिए क्या करता है, एक छोटे डॉक्टर को रखता है बाहर, तो छोटा वाला डॉक्टर जो है ना मरीज से डिटेल में बात करता है। तो हम बड़े जो है ना जज का समय बचाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से ये सिर्फ सोच का सवाल है, कानूनी प्रावधान पैदा कर सकते हैं। कानून हमारा जो है हमने बनाया है, और यही कारण है कि हमने इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नेशनल पुलिस अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम और स्टेट अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम 2020 का बिल जो है पूरा ड्राफ्ट करके बीपीआरएनडी के माध्यम से शासन को भेजा है, और यहाँ इवन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भेजा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रोग्रेसिव हैं, जिनमें जो है अच्छे निर्णय लेने की सोच है, अच्छे निर्णय लेने की समझ है और अच्छे निर्णय की शक्ति है, जिसमें कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी आते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आते हैं, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर आते हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो हम जो है उनको ऐसे सब जो ना चीफ मिनिस्टर जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, हम उनके पास अपना कॉन्सेप्ट नोट लेके उनका जो है ना अधिकरण बना के जो है उनके पास जा रहे हैं। और ये अथॉरिटी जो है एक स्टेचुरी एक बॉडी होगी जो कि पुलिस की शक्तियों से उसे कोई लेना देना नहीं, पुलिस के ट्रांसफर लेने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इतनी ज्यादा मदद कर देगी कि न्याय जो है ना आदमी को मिलेगा और उसको हम बर्डन भी नहीं होगा। आज पुलिस इसलिए भी घबराती है कि साहब इतने सारे केसेस का संज्ञान करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है ना पुलिस इस बात को भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दे, हम उसकी इतनी ज्यादा मदद करेंगे कि उसको बर्डन ही बर्डन नहीं लगेगा। और जैसे ही हम प्रोग्रेस करेंगे तो क्राइम इटसेल्फ विल कम डाउन, क्राइम बहुत तेजी से घटेगा। और हम जो है न केवल जो है जो हमने वो टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है कि यदि अपराधी अपराध करने की नियत से निकलेगा तो हम उसे पहचान पाएंगे। हम जो है हमारी स्मार्ट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी उसको अपराध करने से रोक पाएंगे। हम जो है ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो अपराधी जा रहा है इसकी हिंसक क्षमता क्या है, तो वो हमारे ऊपर अटैक करे वो उसके ऊपर उसके लिए संभव नहीं है। तो विकास दुबे जैसी जो है ना हस्तियां पैदा नहीं। और फिर फाइनली हम अपराधी को अपराधी नहीं रहने देंगे। जब हम अपराधी के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं तो हम अपराधी को अपराधी क्यों बने रहने देना चाहते हैं? हम अपराधी को रिहेबिलिटेट करके उसको जो है ना स्टेट की तरफ से गारंटी देंगे। यदि उसके कारण कोई किसी को नुकसान होता है तो हम इसका इंश्योरेंस और भरपाई का भी जो है ना वो देंगे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उसको स्किल एंड ट्रेनिंग देंगे। और जो हमारे 11 भारत हैं उसके तहत हम उसको इतना व्यवसाय देंगे कि जो है हर हाथ को जो है ना व्यवसाय होगा। ऐसी पावरफुल व्यवस्था जो कि इस देश की तस्वीर और तकदीर जो है ना बदल सकती है। मित्रों, समय आ गया है कि ऐसी व्यवस्था को हम लाएं और ऐसी शक्तियां जो जनहितैषी की जो है ना व्यवस्था को आने में यदि बाधा बनती हैं, ऐसी बाधाओं को हम तोड़ के फेंक दें। जनता में बहुत पावर होता है, जनता का सलाह जो है ना आना चाहिए। यदि जरूरत पड़ती है तो इसकी क्रांति करने की जरूरत है। यदि सत्ता में बैठे व्यक्ति अपने मद में चूर हैं और वो उनके हित का निर्णय नहीं ले रहे हैं तो उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी समय आ गया है। डेमोक्रेसी should work for the people. It is the government by the people for the people of the people. तो जो है ना ये पीपल से हटके लोगों के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि आने वाले समय में चुनाव में कोई भी खर्च करना प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। हर गांव में फाइबर ऑप्टिकल्स गिर रहे हैं, उनपे जो है ना सीसीटीवीज लग सकते हैं, जो ऑल वेदर वाले सीसीटीवी हो, वहां से हर व्यक्ति को जो है ना अपना प्रचार करने का हो। तो नॉर्मल आउट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक और कोई इलेक्ट्रॉनिक परमिसिबल ही नहीं।
we can bring election related expenditure to zero, absolute zero. चुनाव करना एक अपने आप में एक भारी काम नहीं होगा। आने वाले समय में हमें बूथ भी नहीं बनाना होंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटेड बूथ पे काम करेंगे। जो बूथ जो है ना वो साइबर स्पेस में होंगे। आप जो है ना अपना आईडी और पासवर्ड डालिए, तब तक हम जनता को उस लेवल तक ले जाने में सफल होंगे। जियो इतना अच्छा काम कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना बिक चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना इतना अच्छा काम किया है, उन्होंने जो है डिजिटल रीच को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। इसके लिए जो यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड है उससे जो है ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है ऐसी बनती जा रही है कि इकोसिस्टम ऑलरेडी बन रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाला भारत का जो भविष्य है वो डिफरेंट है। तो मित्रों, एक समय आ गया है कि हम लोग मिलके अपने देश का फेस को हम बदलें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी परमिशन हो तो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं बहुत जगह से, अगर आपका इजाजत हो तो मैं स्टार्ट करूं। सर पहला प्रश्न ये आ रहा है एक जगह से, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न ये है कि अंग्रेजों द्वारा सर जो भी ये बनाए गए थे कानून अपनी पुलिस के लिए कॉलोनियलिज्म रूल में, ये अभी तक लोग कह रहे हैं कि अभी तक इस पे फ्रेम आउट क्यों नहीं कराया गया, या इसको मतलब हटाया क्यों नहीं गया? ऐसी कौन सी चीज थी जो इन्हें अभी तक रोक रही थी इसको हटाने के लिए? उसको राजनीतिक स्वार्थ रोक रहा है। मॉडल एक्ट बना हुआ है, मध्य प्रदेश का ही देख लीजिए, तो एक्ट बन के जो है ना शासन में विचाराधीन पड़ा हुआ है। कौन विचार कर रहा है? पब्लिक में डिबेट करिए ना। ये ब्यूरोक्रेट क्यों डिसाइड करेंगे? ये पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। आपको किन प्रावधानों के प्रति जो है ना दिक्कत हो रही है, पब्लिक में डिबेट में जाइए। इट इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो आप ये ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं इसमें? Who are the bureaucrat? जिसमें हम भी सम्मिलित थे, लेकिन हमारी भूमिका जो है ना पब्लिक से ऊपर नहीं हो सकती है। तो सरकार को जो है ना आना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए। आप लोग जो आपके यहाँ जब इलेक्शनों के लिए आते हैं तो पूछिए अपने मुख्यमंत्री से, पूछिए अपने होम मिनिस्टर से कि आपने वो एक्ट कहाँ पटक के रखा है, कहाँ दबा के रखा हुआ है। जब तक जनता इस भाषा में इन नेताओं से बात नहीं करेगी, तब तक ये नेता नहीं सुधरेंगे। जैसे जो है ना बहुत सारे गांवों में नेताओं को घर नहीं घुसने दिया जाता, तो उनसे कहा जाए कि यदि जो है ना नया पुलिस एक्ट नहीं लाओगे, ये नई पुलिस व्यवस्था नहीं लाओगे, आप क्राइम फ्री भारत को नहीं लाओगे, तो हम आपको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। यदि आप इस भाषा में बात करने लग जाएंगे, कल ये आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर वो एक्ट जो है ना बन जाएगा। यदि एक्ट नहीं बना है तो उसके लिए आप लोग जिम्मेवार हैं, जनता जिम्मेवार है। जनता एक अच्छे प्रशासन को डिजर्व ही नहीं करती। यदि आप जो है अच्छे प्रशासन को डिजर्व करते हैं तो उठ खड़े होइए, लोगों को अपने गांव में मत घुसने दीजिए। कहिए उनसे, जब तक आप ये नहीं करेंगे, हम आपको अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। आपका जो है ना ये सरकार कल आपका ये काम करेगी। आप अपने डेमोक्रेसी का कुछ फायदा ही नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि कोई दूसरा ही जो है ना मैथिली शरण गुप्ता जो है ना सब कुछ करे? Why the whole public is not coming in support of मैथिली शरण गुप्ता? I will transform the face and fate of this country. मैं केवल इसे अपराध मुक्त नहीं बनाऊंगा, बल्कि इसको व्यवसायी बना दूंगा। इसको ग्रीन, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी भारत में कन्वर्ट कर दूंगा। जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसके हर हाथ को जो है ना हाथ कम पड़ जाएंगे, इतना काम होगा। आपकी जमीन का हर इंच जो है बहुत उपयोगी रूप से प्रयोग में लाया जाएगा। उसमें अटलकाएं खड़ी नहीं होंगी, उसमें ढेर सारे जो है ना हर्बल मेडिसिन, ड्राई फ्रूट, दिस दैट, इस तरीके की चीजें होंगी, जिससे कि आपका इकोसिस्टम भी इम्प्रूव करेगा। आप जो है ये जो लोगों ने जो है आपको डॉक्टर्स ने जो एक जाल में फंसा के रखा है, उस जाल से आप बाहर आ जाएंगे। जो भ्रांतियां फैला के रखी हैं, उन आप भ्रांतियों से बाहर निकल के आ सकते हैं। आज ही हम एक वीडियो देख रहे थे, इट वाज ए वीडियो बाय डॉक्टर, जिसने कहा कि साहब एजिंग होना जो है ये आपका सगुफा है, एजिंग इज नॉट ए कंपल्सरी। यदि आप चीजों को ठीक ढंग से करें, यू मे नॉट बी, आपकी एजिंग नहीं हो सकती। आपकी नॉर्मल लाइफ स्पान विल बी ऑलमोस्ट 130 इयर्स। तो इसका मतलब है कि हमने इतनी नेगेटिविज्म जो है डाल के रखी है, इतना केमिकल डाल के रखा हुआ है। जिस मिट्टी की हम बात करते हैं उसमें जो है ना केमिकल की बदबू आ रही है, उसमें जो है
हमारी जो है ना ग्रीन हर्बल और जो है सौंधी जो है ना माइक्रोब्स की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए है, हम उसको उसको उसमें कन्वर्ट कर। जी सर, एक और प्रश्न ये आ रहा है, ये यहाँ से एक स्टूडेंट ने पूछा है यूनिवर्सिटी से। सर उसका प्रश्न ये है कि रेप जैसे जो हो रही है, जो घटना आपने भी बताई है वेबिनार में, ये मतलब क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, और ऐसी कौन सी मतलब इनकी पुलिस की व्यवस्था है, मतलब जो इनको ये सब काम करने को ऐसे बोल रहे हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं कि रात में बॉडी को जला दिया, ये सब कर दिया, तो ये तो एसपी और उनके थाने क्षेत्र को भी पता होना चाहिए कि ये सब मॉरल एक्ट या ये सब रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब वो बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट ने मुझे लिखकर भेजा है कि ये कोरोना के कारण हुआ है, तो एक पर्टिकुलर एक मेडिकल सेफ्टी गाइडलाइन ले लेते, फिर करा देते उस बच्ची का अंतिम संस्कार, जो हाथरस वाली घटना है, बलात्कार वाले मैटर का। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि लेकिन हम कब तक सिम्टम्स को हैंडल करेंगे। हम जो है ना एक होलिस्टिक समाधान की बात नहीं करेंगे तो सिम्टम को खोजने से काम नहीं चलेगा। हम ये कह रहे हैं अपराध करना एक ऑप्शन ही नहीं होगा। आप उनको क्या परोस रहे हैं, फिल्मों से क्या परोस रहे हैं, आपके आइकॉन क्या परोस रहे हैं, आपके सीरियल क्या परोस रहे हैं। आप तो जो है गंदे चरित्र को जस्टिफाई कर रहे हैं। कानून बना हुआ है, टेक्नोलॉजी सुयो मोटो उन वेबसाइट्स को चलाने वालों को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर रही है। हम कब तक लाचार बने रहेंगे। जब आपकी टेक्नोलॉजी में क्षमता है तो वो क्या व्यवस्थाएं हैं कि जो है ना उनको नहीं रोकने दे रहे, तो हम अकेला उनको जो है लॉक ना करें, हम उनको प्रोसिक्यूट भी। जब तक हम और लेट मी टेल यू कि कहां पे से रेप की संभावनाएं हैं, रेप करने वाले कहां बैठे हुए हैं, इसके क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे लोगों को ट्रैक किया जा सकता है। जब वो जो है ना ऐसी संभावित जगहों पे जाएंगे जहां पे उनका रेप करने की नियत हो सकती है, सिस्टम में जनरेटेड मैसेज है व्हाई आर यू हियर, साला भाग जाएगा 2 मिनट के। मेरे पास इतने पावरफुल सिस्टम्स हैं जिसमें कि आप स्टॉकिंग भी नहीं कर पाएंगे, आप छेड़खानी भी नहीं कर पाएंगे, रेप तो बहुत दूर की बात है। इच्छा शक्ति कहाँ है ये करने की, और वो इच्छा शक्ति क्यों नहीं है। हम कब तक जो है ना लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। मैं तो जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था, आज से 1 साल पहले लिखा था कि साहब मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, हम अपराध मुक्त भारत को निर्माण करने में आपके बारे में ध्यान दे सकते हैं। मैं माननीय जो है ना प्रधानमंत्री, जो कि हर बच्चे की और हर उसकी बात सुनते हैं, ऐसा क्या कारण है कि माननीय जो है प्रधानमंत्री को हमारा पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ, या माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी एक सिटिंग डीजी को, उस समय तो मैं सिटिंग था, तो उस एक सिटिंग डीजी को क्या कारण है कि जो है ना उसको सुनने का समय नहीं मिला। आज जो है अपराध मुक्त भारत एक राष्ट्रीय मिशन है। इसे बीपीआरएनडी में 2 मिशन को जो है ना बाकायदा मिशन के रूप में स्वीकार किया गया है। एक है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, और दूसरा है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम। तो जो अपराध मुक्त भारत का जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट नोट, पूरा कानून और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बीपीआरएनडी में जो नेशनल पुलिस मिशन का जो आज चर्चा हुई थी उसमें मांगा गया था। हमने बाकायदा डीओ लेटर से लिख के भेजा है। अब हमारी रणनीति है कि हम जो है अच्छे मुख्यमंत्रियों को भी अप्रोच करेंगे, तो यदि सेंटर से कुछ विलंब भी होता है तो क्यों ना जो है हम जो है ऐसे अच्छे मुख्यमंत्रियों को देखें जिनकी इच्छा शक्ति है, जैसे योगी जी, जैसे नीतीश कुमार जी, और वो जो है ना कठोर निर्णय ले सकते हैं और जनहित के निर्णय ले सकते हैं। तो यदि किसी पेचीदगी के कारण से, और मेरे ख्याल से माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ये देखना चाहिए कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में किस लोगों को बिठा के रखा है। यदि हमारा पत्र एक डीओ लेटर सिर्फ 15 मिनट का समय मांगने के लिए लिखा गया और हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत की, तो या तो मुझसे कहा जाए कि सटअप, ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप, नहीं तो फिर मुझे जो ना आपको बुलाना चाहिए। आप तो जो ना छोटे से बच्चे, कोई छोटा बच्चा भी कहता है तो उसको भी बुला लेते हैं। तो ऐसी क्या बेड़ियां आपके हाथ में बंधी हुई है कि आप एक सिटिंग डीजी को जो ना आप नहीं बुला पाए। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। नेशनल पुलिस मिशन बनाया ऑलरेडी है। हम जो है जो एक्ट का हमने ड्राफ्ट बनाया है उसे कानून विद को दिया जाए, उसमें जो आवश्यक और सुधार किया करने की जरूरत है वो कर लिया जाए और उसको एक कानून का रूप दिया जाए, और हम अपने जनता को
एक अपराध मुक्त भारत भेंट करें, और जो इसमें जो रेवेन्यू मॉडल है, उस रेवेन्यू मॉडल का इतना पावरफुल मॉडल है कि इतनी ज्यादा रेवेन्यू सरकार के लिए पैदा होगी कि सरकार को अपना डेवलपमेंट चलाने टैक्स रेवेन्यू के तरफ नहीं देखना पड़ेगा, उसे जो है दारू बेचने की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, उसे जो है ना तंबाकू बेचने की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। इतना ज्यादा रेवेन्यू पैदा होगा तो, और आम जनता के लिए स्पेरेबल इनकम होगी उसमें। जब स्पेरेबल इनकम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जहां हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो तो होगा ही, नॉर्मल इंडस्ट्री भी बहुत सारा जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो फिर जो है इतना ज्यादा पैसा शासन के पास आएगा, उससे शासन को डेवलपमेंट करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ब्यूरोक्रेट से घिरे हुए हैं। मैं तो जो है ना इतने समय पे डायरेक्टली यूट्यूब से कह रहा हूँ कि कैसे होगा ये। तो जिसके दिमाग में संशय है या तो वो मेरे मंच पे आ जाए या मुझे बुला ले, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। और यदि मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो हर किसी को हक है कि वो मुझे सटक कहे। एक जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति को फिजूल बात करने का हक नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इवन आम आदमी को भी अंडर जो है ना आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम स्पीच है, that freedom of speech is not unaccountable, it is a responsible freedom of speech, और ये anonymity के साथ नहीं होना चाहिए। तो जब आप किसी राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन राइट को एक्सरसाइज कर रहा है उसका नेम टैग जाना चाहिए, और यदि वो नियम का वायलेशन कर रहा है तो टेक्नोलॉजी मस्ट मेक इट श्योर कि उसको जो है वो तत्काल प्रोसिक्यूट करे। ये जो लोग इररिस्पॉन्सिबल बात करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं, यदि टेक्नोलॉजी उनके ऑफेंस को आइडेंटिफाई करके कोर्ट के पास जाए और उनके खिलाफ यदि 1 लाख ऑफेंसेस जो है ना यदि रजिस्टर हो जाएंगे तो वो जो है ना भागने लग जाएंगे। वो इररिस्पॉन्सिबल बात करना आज जिसका जो दिल करता है, इवन माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लोग कोई भी अनर्गल भाषा का यूज कर सकते हैं। क्या ये ऑफेंस नहीं है? यदि ऑफेंस है तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? तो जो माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध गलत बोलने वाले के जो है ना का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ऐसे अकर्मण्य सिस्टम को जो है ना जितने जल्दी सुधार कर दिया जाए ये सबके लिए भले में हो। जो अपने प्रधानमंत्री को नहीं बचा सकता है वो जो है ना बाकी लोगों को क्या बचाएगा? समय आ गया है कि हम एक सशक्त सिस्टम की बात करें, और चूंकि वो सिस्टम मैं बना रहा, टेक्नोलॉजी मैं बना रहा, तो यदि आपको कोई उसमें ऐसा गैप बता पाएंगे तो हम उस गैप को भी पूरा कर देंगे। तो आओ, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे चुनौती दो, हम जो है ना पब्लिक मंच पे बात करें, पब्लिक के सामने जो है ना यदि आपकी बात अच्छी होगी तो हम उसमें हमारी आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो हम आपको बता देंगे, और यदि आपकी बात जो है ना थोड़ी सी कम ज्ञान के कारण जो है ना आपके दिमाग में संशय है तो हम उसे समझा देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम। सर एक प्रश्न अभी और भेजा है एक स्टूडेंट ने, सर वो फॉरेन की पुलिस और अपनी इंडियन पुलिस से, सर लंदन की जो पुलिस है यूनाइटेड किंगडम की, मेनली आफ्टर द मेट्रोपॉलिटन ब्लास्ट व्हिच यू मेंशन्ड, तो सर वो पुलिस पहले भी बॉबीज कहलाते थे सर। बॉबीज मतलब ऐसा फ्रेंडली वाले बॉबीज। तो ये वाला जैसे क्राइम फ्री भारत अपना कंसेप्ट जो है आपका, वी आर यूजिंग इट एंड विल फॉलो इट अप, तो और इंडियन पुलिस को ऐसा, यू आर आईपीएस ऑफिसर सो उसने ऐसा क्वेश्चन करा, अपन एकदम ऐसे बॉबीज और फ्रेंडली एकदम कैसे बना जाए? अभी तो एक क्योंकि पुलिस के नाम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोग भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, पुलिस से बातचीत ही नहीं करते हैं। हाउ कैन वी मेक देम बॉबीज? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, यदि हर नागरिक ये समझ ले कि वो भी पुलिस ऑफिसर है तो उसे पुलिस ऑफिसर से डरने की कोई बात नहीं। और पुलिस ऑफिसर को मालूम पड़ना चाहिए कि ही इज हैंडलिंग नॉट पब्लिक, ही इज हैंडलिंग हिज फेलो पुलिस ऑफिसर। तो यदि हर आम आदमी में पुलिस ऑफिसर जो कि कानून ने ऑलरेडी पैदा किया हुआ है, यदि वो उसे पहचान लेगा तो वो जो है ना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यदि हम ये मान लें कि ये जो सामने जो पेड़ है वो उसी एनर्जी का है जिस एनर्जी का मैं हूँ, तो वो कोई पेड़ को नहीं काटेगा। ये ज्ञान किसी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसको दूसरा स्पेसीज मानता है तो इसलिए उसको काट देता है। यदि आपको लगे कि हमारी एनर्जी और वो एनर्जी एक ही एनर्जी का हिस्सा है तो आप अपने आप को नहीं काटेंगे। तो जैसे आप पेड़ को नहीं काटेंगे, ऐसे ही पब्लिक जो से आपका बिहेवियर डिफरेंट है। यदि उसने कहीं ऑफेंस किया है तो जब तक उसने ऑफेंस किया है
उस समय तक का जो हमारा बिहेवियर उसके प्रति वो भी वो वाला रहेगा कि हमें इसे प्रोसिक्यूट करना है, बट प्रोसिक्यूट के साथ साथ हम जो है ना जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल के बारे में। तो वहां पे भी उसका जो है कहना चाहिए कि उसका हित जो है ना साधने का कोशिश किया जा रहा है। इवन हम अपराधी को भी जो है अपराधी नहीं बना रहे हैं। सर ये मेरा प्रश्न है, अब मैं आपसे पूछ रहा था, मेरी तरफ से है ये वाला प्रश्न। सर जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, सर जैसे डेनमार्क जैसी कंट्री है, डेनमार्क में वहां पर सुना है क्राइम और करप्शन बहुत फ्री कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री और डेनमार्क है। वहां पर जैसे अपराध कुछ होता है तो उसको क्लीन करके और अपराधी को भी एक चांस शायद से बहुत पनिश करके उसको छोड़ दिया जाता है। और वहां पर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं कि मतलब पुलिस किसी को अपराधी बनाए। तो ऐसा हम डेनमार्क से या यूके से या यूएस से कुछ ऐसा फ्रेम आउट अपने क्राइम फ्री भारत के साथ भी ले सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जैसे जो बागी हो रहे हैं या जो भी बागियों को फिर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या सर, कि जो अपराधी बेचारा बन रहा है मजबूरी में, तो वो ना बने बेचारा, उसका जीवन अच्छे से रहे, अच्छे से जीवन यापन करे, अच्छे से उसका जिंदगी चले। देखिए ऐसा है कि आपका प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी बताइए, यदि मैं जो है कहूं कि मेरी शर्ट आप पहन ले तो आपको फिट आएगी क्या? इसका मतलब है कि हर किसी के समस्या की और उसके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से वहाँ की पब्लिक जो है, वहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है, उनका जो कहना चाहिए कि साक्षरता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वहाँ की कल्चर को वो करते हैं। तो हमें जो है ना वो व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगी जो हमारे लिए उनके वैल्यू सिस्टम और हमारे वैल्यू सिस्टम में बहुत फर्क आ गया है। हमारा जो है ना इतना डिस्टॉर्ट हो गई हैं चीजें कि अब हमारे जो है सिस्टम में था कि हम अपने वरिष्ठ को, अपने जो है बुजुर्गों को एक पूजा जैसा करते थे। आज हमें कानून बनाना पड़ रहा है कि आप बुजुर्गों को जो है ना कैसे रखें। हमारे तो ये संस्कार में था, तो हमें वो संस्कार, अपने संस्कार, पुराने संस्कारों को जीवित करना होगा, एक पहलू। और दूसरा, हमें वो व्यवस्था लाना होगी जो वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान लोगों के जो है लिमिटेशन से बियॉन्ड हो। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो अभी अपन बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बात है, इसमें पब्लिक को भी लगभग पूरी पॉपुलेशन को जोड़ा जा रहा है, पूरे एक्सपर्ट्स को जोड़ा जा रहा है, एक सामर्थ्य क्रिएट की जा रही है। और वो वैसी चीज करना पड़ेगी क्योंकि उस आपकी सोच जो है वो सिस्टम के ऊपर हावी नहीं। आपका स्वार्थ जो है, यदि किसी के साथ अपराध हुआ है, किसी के साथ मारपिटाई हुई है, उसको थ्रेटन किया गया है, आपके ये आपका डिस्क्रिप्शन कैसे हो सकता है? अच्छा, कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, मैं दूसरों को छोड़िए, मैं खुद जो है ना इस बात का आज जो है पब्लिक के सामने ये कॉन्फेस करना चाहता हूँ कि शायद हमने कभी कानून को ठीक से पढ़ा ही नहीं। हमने भी जब भी हम एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, जिसकी जो शिकायत है हमने वो उसी हायरार्की को भेजी है। आज हमको बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये कौन सी बात हुई, हमने किसी के खिलाफ शिकायत की और उसी को जांच करने के लिए पहुंच जाती है। कानून बहुत स्पष्ट ढंग से कहता है कि यदि एफआईआर ना लिखी जाए तो 154(3) में एसपी का दायित्व है कि वो एफआईआर अपने सिग्नेचर करे और उसको एफआईआर बनाए। और फिर उसने उसको दायित्व दिया है कि एसपी चाहे तो खुद इन्वेस्टिगेट करे या इंक्वायरी करे, या वो किसी भी अधीनस्थ ऑफिसर को इंक्वायरी दे सकता है। वो उस जगह का थानेदार या एसडीओपी या डिप्टी एसपी या एडिशनल एसपी होने की उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति ही विल हैव ऑल द पावर ऑफ 150 जो है ना एसएचओ। तो इसका जो हमारे पुलिस के साथी सुन रहे हैं, विशेष तौर पे एसपी साहिबान, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो जो है इसका इस भाषा में जो है ना आदेश निकालें कि भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 154(3) में तहत शक्तियों का जो है प्रयोग करते हुए मैं इस अपराध का संज्ञान लेता हूं, इस हवलदार को जो है ना इसकी जांच सौंपता हूं, और ये हवलदार जो है इसको इस प्रकरण के लिए एसएचओ के समस्त अधिकार जो है ना उपलब्ध होंगे।
मेरे एसपी साहिबानों से निवेदन है कि कृपया जो है ना फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट वाला जो है ना ये लिखना बंद करें। ये लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी। और यदि जो है आप जो है यदि इंडिपेंडेंट व्यक्ति को जो है एसएचओ के पावर, इंक्वायरी का पावर दे देंगे, तो जो लोग जो है बहुत पैसा देके थानेदार बन रहे हैं उनका इंसेंटिव भी खत्म हो जाएगा। और ये प्रावधान कानून में ऑलरेडी है। मैंने जो गलती की, शायद यदि मैंने उस कानून को इतने बारीकी से पहले पढ़ा होता तो शायद मैं ये गलती कभी नहीं करता। मैं तो जो है ना एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत भरोसा हमेशा ही से रखता हूँ। मैं अपने यंग साथियों से निवेदन करता हूँ, तो जो है ना अनुरोध करता हूँ कि आप गलती ना करो। जैसा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इस प्रावधान का क्यों उपयोग नहीं किया, आपको ये अफसोस नहीं होगा। तो मैं अपने पुलिस मित्रों से, अपने आईपीएस फ्रेंड से, अपने आईएसपी साहिबानों से, डीआईजी साहिबान, आईजी साहिबान से, बल्कि ये बाकी सीनियर के लिए नहीं है, केवल एसपी के पावर है, दिस इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ एसपी। तो हम एसपी से जो है ना इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जो है 154(3) के प्रावधान के तहत जो वर्तमान जो है आदत है कि उसी थानेदार को, उसी डिप्टी एसपी को जो है ना जांच देते हैं, ये इस आदत से बदलें। हम एज ए पॉलिसी ऑफ मैटर, जिस थाने की शिकायत होगी वो किसी दूसरे व्यक्ति को हम जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन को देंगे, और ये साथ में आदेश भी जारी करेंगे कि इसके जो है ना विवेचना में और इस प्रकरण के लिए उस व्यक्ति के पास जो है ना एसएचओ की शक्ति विद्यमान है, तो उसे एसएचओ के पास जाके उसको चम्मच मारने की जरूरत नहीं होगी, वो बहुत न्याय कर पाएगा। और इससे एक थानेदार जो सोचता है कि मैं मठाधीश हूँ, उसकी मठाधीशता जो है ना काफी हद तक कम होगी, वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करेगा। और इसके लिए हमें ना तो कानून में बदलने की जरूरत है, ना कोई नए पुलिस एक्ट की जरूरत है। दंड प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान ऑलरेडी है, केवल हमें उसे उपयोग करना है। मुझे विश्वास है कि जो ये बात देर सवेर जरूर मेरे एसपी मित्रों के पास पहुंचेगी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस प्रावधान का उपयोग करें। इसके लिए उन्हें किसी के पास नहीं जाना है, उन्हें किसी का अनुमोदन नहीं लेना है, और ये एसपी का एक्सक्लूसिव पावर है। बाकी सब लोग जो है ना सेकेंडरी पावर ड्रॉ कर रहे हैं। वो जो बाकी डीआईजी, आईजी और इवन डीजी के पास जो पावर है वो सेक्शन 36 से ड्राइव्ड सेकेंडरी पावर है, लेकिन जो 154(3) का पावर है ये एसपी का ओरिजिनल पावर है, इट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेक्शन 36। आई प्रे, आई रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स that they must exercise it. Thank you. अभी सर ये अब सेशन समाप्त होने की कगार पे है, और वक्त भी आपने जो हमें दिया उस अनमोल वक्त के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और जानकारी लगी है सर यूट्यूब के माध्यम से कि आज भारत माँ के वीर सपूत, एक और वीर सपूत का जन्मदिन है, वो जो कि आप हैं। सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर भारत माँ के वीर सपूत एक और जो है वो आदरणीय श्री मैत्री शरण गुप्ता जी हैं, और ये क्राइम फ्री भारत और भारत यूथ फोरम आपको बिल्कुल आश्वासन देता है इस भारत माँ के वीर सपूत को उन्हीं के जन्मदिन पर कि जो भी प्रयास कराया जाएगा सर वो पूर्ण तरीके से हर एक कार्यकर्ता का, हर एक वॉलंटियर का रहेगा आपके जो माध्यम है उसको पहुंचाने तक, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन जहां तक है वो भी आपकी, हम आशा करते हैं कि मदद करेगा। जितने सारे आपने अच्छे मुख्यमंत्रियों से बात करी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जी, मुझे जहां तक आशा है आपके जो भी पूरे ये क्राइम फ्री भारत का मॉडल है इस पर सून, वेरी सून इम्प्लीमेंटेशन एंड अप्लाई होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी इन मुख्यमंत्री जो की रिकमेंडेशन से आपके इसको पूरे भारतवर्ष की टेरिटरी के लिए अप्रूव कर दें आने वाले समय में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जी सर, आपने चूंकि कुछ बात कही है तो मैं 2-3 सलाह आपको देना चाहूंगा। सर तो बिल्कुल हम उसको फॉलो कर देंगे। आप तो एक तो यूथ फोरम में एक PIL जो है ना सेल बनाएंगे, नंबर 1, ठीक है ना जी। तो जी सर, सिस्टम को अकाउंटेबल करने के लिए आपकी भी यूथ फोरम की भी एक नंबर 1 जी सर। नंबर 2 जो है आपको जो है इसका एक वीकली प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे आप आज शुरुआत हुई है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं आपको समय दूंगा और आप एक वीकली फ्रीक्वेंसी में जाइए और उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो कि इस चीज को जो है अमली जामा पहनाने में मदद कर सकते हैं।
उनको जो है एक्ट की कॉपी भेजिए, उनको कॉन्सेप्ट नोट की कॉपी भेजिए, उनको जो चिट्ठी हमने जो है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डीजी बीपीआरएनडी को जो है लिखी हुई है, उसकी कॉपी भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप उनको सबको भेजिए, वो उसको पढ़ के एक किसी को मुख्य अतिथि बनाइए, किसी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाइए, और या तो जो वो हमसे जुड़े या जो है ना चुनौती दें, तो वो जो उनके जो सकारात्मक सलाहें आएंगी, हमें उन्हें एक प्रैक्टिकल मॉड्यूल में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शायद हम 7 दिन से 3 महीने के अंदर उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे हर समस्या में समाधान दिखाई देता है, मुझे समस्या दिखती ही नहीं है। तो इस पहलू को हम कहीं न कहीं जो है जनहित में उपयोग करें, और मेरा जो आपको मैं सुझाव दे रहा हूँ, आपकी यूथ फोरम इस पर विचार करें, और यदि उसको उचित लगता है तो मुझे लगता है कि उसे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उससे क्राइम फ्री भारत को जो है, जो एक अवेयरनेस जनरेट करने में भी मदद मिलेगी। और मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी यूनिवर्सिटीज को, जिनकी संख्या 54 तक पहुंच गई है, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी मुहिम में जुड़े हुए हैं। उनके बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन सब बच्चों को आगे चल के बहुत हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। ये LIC जैसा है कि जो LIC का एजेंट जो है ना आपकी पॉलिसी बनाता है, उसको जो है पॉलिसी बनाने के बाद जो है ना उसको जिंदगी भर उसका पैसा मिलता रहता है। ऐसे ही जो बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, हम उनके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम डालेंगे, तो संभवतः वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी बड़ी होगी कि जो उनका वेतन है वो उसके सामने बोलना दिखाई देगा। तो मैं जी सर। चाहूंगा अन्य यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जुड़े, और आओ हम दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय हम खुद मिलजुल के एक सशक्त भारत का निर्माण करें। लेट्स जॉइन हैंड टू चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश को जो है न केवल जो है अपराध मुक्त बनाएंगे, बल्कि हम उसे वैभवशाली बनाएंगे, हम उसे जो है मिल्क रिच बनाएंगे, हम उसे हर्बल, ग्रीन, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी बनाएंगे, हम उसे जॉब एंड सर्विसेज रिच भी बनाएंगे, और हम उसे अंडरग्राउंड वाटर रिच जो है ना कंट्री में कन्वर्ट करेंगे। आओ हम सब मिलकर जो है अपने देश को जो है स्वर्ग जैसा स्वर्ग बना दें। जो जो हमारे दिमाग में संशय है, वो संशय जो है हमारी कमजोरी बन जाते हैं। हम इस कमजोरी को अपनी शक्ति में कन्वर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। जी सर, मैं एक लाइन और इसमें आपके जो आपने बात बोली उसमें ऐड करना चाहूंगा। कई जो भारत के लोग हैं आज विदेश में जाके सर मजदूरी कर रहे हैं। मैं आज आपको एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने मेरी आंखों के साक्ष्य के सामने देखा। सर VFS ग्लोबल का एक ऑफिस है दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम के पास, एयरपोर्ट के पास में, जहाँ पे वीजा के लिए अप्लाई करा जाता है बहुत सारे देशों के लिए, यूनाइटेड किंगडम और जो भी अदर यूरोपियन कंट्रीज है। VFS एक एजेंसी है। वहां पर सर मैं गया तो मैं जो भी एक कंट्री का वीजा के लिए अप्लाई करना था, तो आई वाज सिटिंग देयर। तो एक भाई आए, एक कोई इंसान था, जेंट्स था, तो वो मुझे अपने वीजा के पेपर्स दिखाने लगा, एंड ही वाज ट्रैवलिंग टू माल्टा। माल्टा इज अ वेरी स्मॉल कंट्री सर, इन नियर इटली, आई थिंक इट्स इन यूरोप। तो मैंने बोला आप क्यों जा रहे हैं? तो उसने बोला वो लेबर की नौकरी लगी है एज अ फार्म लेबर। तो हो सकता है सर ऐसे फार्म लेबर जितने जो माल्टा, यूरोप और अलग अलग कंट्रीज में हैं अपने इंडियन भाई लोग, हो सकता है आगे जाके ये ना आए क्राइम फ्री भारत के थ्रू, ये यहीं पे ऐसा पैसा अर्न करें जो यूरोप, US, डेनमार्क और अदर कंट्रीज से भी ज्यादा हो। आपके जो भी साक्ष्य रहेगा और जो भी आपका निर्देशन रहेगा उस अनुसार हो सकता है ऐसे मजदूर जो वहां पे कभी कभार अपमान भी झेल लेते हैं उस देश में, अपने देश में अपने स्वाभिमान से रहेंगे, अपने पूर्ण सम्मान से रहेंगे। तथास्तु। थैंक यू सो मच सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अनमोल समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत यूथ फोरम का भी सर आपको धन्यवाद। भारत यूथ फोरम हमेशा आपके साथ है, और जैसा आपका आदेश रहेगा भारत यूथ फोरम वैसा काम करेगा क्राइम फ्री भारत के साथ मिलकर। भारत यूथ फोरम के सभी सदस्यों को धन्यवाद, आपके अनमोल सदस्यों को धन्यवाद। एंड सर भारत यूथ फोरम के सारे सदस्यों की तरफ से वो उनका एक संदेश है कि उनकी आधी उम्र आपको लग जाए, आप जैसे भारत माँ के वीर सपूत को आपके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, भारत माता की जय सर। जय हिंद सर।